प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको पहले भी पता है कि अपने समाव्यवस्था वाला चैप्टर चल रहा है। इसके अंदर हम त्रिविम समाव्यवस्था का टॉपिक पढ़ रहे हैं। त्रिविम समाव्यवस्था दो प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं प्रकाशिक समाव्यवस्था और एक को हम कहते हैं ज्यामितीय समाव्यवस्था। तो प्रकाशिक समाव्यवस्था के अंदर जो अणु होता है या जो यौगिक होता है, उस यौगिक के संरचना सूत्र और अणु सूत्र दोनों समान होते हैं, परंतु वे प्रकाश को या तो दाईं तरफ घुमा देते हैं या बाईं तरफ। उस आधार पर उन्हें प्रकाशिक समावयवी कहा गया है। ये दो प्रकार के हैं। उनको पढ़ने से पहले हमें कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्यों को समझना होगा, जिसमें से पहला हमारे पास में जो तथ्य है वो है समतल ध्रुवित प्रकाश। देखो, जो प्रकाश होता है, आपको पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था, प्रकाश की कुछ एक विशेषताएं होती हैं। इसमें तरंगदैर्ध्य होता है, इसका आयाम होता है। तो जो प्रकाश है, जब वो गति करता है, मान लो ये हमारे पास में कोई टॉर्च है, इससे ये प्रकाश निकल रहा है। ये हमारे पास में टॉर्च है, प्रकाश स्रोत हम इसको कह सकते हैं। इससे जो प्रकाश निकलेगा, ये प्रकाश स्थिर की दिशा की ओर गति कर रहा है। ये प्रकाश सभी दिशाओं में कंपन करता हुआ आगे बढ़ता है। हम कह सकते हैं ये सभी दिशाओं में गति करता है। मान लो इस दिशा में गति कर रहा है, ये अपने संचरण पथ इस दिशा में गति कर रहा है, ये इस दिशा में भी गति कर रहा है और ये इस दिशा में भी गति कर रहा है। मतलब ये प्रकाश है, ये सभी दिशाओं में गति करता हुआ आगे बढ़ता है। अगर हम इसके रास्ते में, इस प्रकाश के रास्ते में एक निकोल प्रिज्म आता है, निकोल प्रिज्म, अगर हम उसको रख दें, निकोल प्रिज्म, तो ये प्रकाश है जो सभी दिशाओं में गति कर रहा था। इधर भी गति कर रहा था, इधर भी गति कर रहा था, ऐसे भी गति कर रहा था, सभी दिशाओं में कंपन करता हुआ आगे बढ़ रहा था। जब हम इसके रास्ते में निकोल प्रिज्म, ये एक प्रिज्म है, इसको यदि हम इसके रास्ते में रख देते हैं तो ये प्रकाश एक दिशीय हो जाता है, अर्थात इसका कंपन केवल एक दिशा में ही होगा। हमने मान लिया कि ये केवल इस दिशा में गति कर रहा है। जो प्रकाश सभी दिशाओं में कंपन कर रहा था, या कह सकते हैं सभी दिशाओं में अपना प्रकाश फैला रहा था, अब हमने इसको निकोल प्रिज्म में भेजा। तो जब ये निकोल प्रिज्म से बाहर निकला तो इसकी जो कंपन की दिशा है वो क्या हो गई, एक ही दिशा हो गई। अर्थात निकोल प्रिज्म ने इसको एक ही कोण में या एक ही दिशा में बदल दिया। इस प्रकाश को हम क्या कहते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा देख लीजिए। अब अगला टॉपिक हमारे पास में है ध्रुवण गुणनकता। हमने अभी ऊपर पढ़ा था, ये समतल ध्रुवित प्रकाश था, जिसको हमने निकोल, एक प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश निकाल करके उसको निकोल प्रिज्म में से गुजारा था। अब ये जो एक दिशीय प्रकाश है, जिसको हम कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, यदि इसको किसी ऐसे पदार्थ से गुजारा जाए,
मान लो ये हमारे पास में कोई नली है, इस नली के हमने अंदर कोई पदार्थ डाल दिया जिसको हमने चेक करना है कि क्या वो प्रकाशिक समावयवी है या प्रकाशिक समावयवी नहीं है। हमने इस पदार्थ को डाल दिया, इस पदार्थ ने इस प्रकाश को, जो प्रकाश एक दिशा में जा रहा था, संभावना है कि ये पदार्थ 3 तरह से कार्य कर सकता है। हो सकता है ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश आ रहा था, इसको वो वैसे का वैसे रख दे, अर्थात इसको न तो इसके कोण में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करे, ये केवल एक ही दिशा में, जिस दिशा में कंपन कर रहा था उसी दिशा में ही कंपन करता रहे। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अध्रुवण घूर्णक पदार्थ। जो प्रकाश की दिशा को चेंज नहीं कर रहे हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश के कोण में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ऐसे पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश के कोण में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अध्रुवण घूर्णक पदार्थ। मान लो हमारे पास में, अब मैं केवल एक ही लाइन दिखाऊंगा यहाँ शो करने के लिए, ये समतल ध्रुवित प्रकाश था है नहीं था। इस प्रकाश को यदि कोई इस तरह से बाईं तरफ घुमा दे, ये जो प्रकाश था, जो काली रेखा से दिखाया है, ये प्रकाश था, इसको क्या किया गया है? इसको बाईं तरफ घूर्णित कर दिया गया है, कुछ कोण बना दिया है। ऐसे समझो, यहां मैं बना रहा हूं, ये इस दिशा में था, अब इसको इस दिशा में घुमा दिया। किसने? इस पदार्थ ने, जो इस नली में डाला हुआ था। तो ये जो पदार्थ जो किसी समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमा रहा है, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? जिसने, अब ये कहाँ घुमा है? ये घुमा है बाईं तरफ, तो उसे हम क्या कहेंगे? ये ध्रुवण घूर्णक होगा। ध्रुवण घूर्णक जो प्रकाश को, किसी भी समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी विशेष कोण पर घुमा दे, उसे हम क्या कहते हैं? ध्रुवण घूर्णक। तो ये 2 तरह के हो सकते हैं। ध्रुवण घूर्णक पदार्थ 2 तरह के हो सकते हैं। मान लो ये समतल ध्रुवित प्रकाश था, पहले वाले ने इसको बाईं तरफ घुमाया था। अब जो ध्रुवित प्रकाश है उसको हो सकता है कि वो किस रूप में घुमा दे? दाईं तरफ घुमा दे। ये था बाईं तरफ, और ये कहाँ है? दाईं तरफ। घुमा दिया प्रकाश को। ये दोनों ध्रुवण घूर्णक पदार्थ हैं, ये भी ध्रुवण घूर्णक पदार्थ है। जिस पदार्थ ने समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं तरफ घुमाया, उसे हम कहते हैं वाम ध्रुवण घूर्णक पदार्थ। उसे हम क्या कहते हैं? वाम ध्रुवण घूर्णक पदार्थ। और जिसने दाईं तरफ घुमाया था, उसको हम क्या कहते हैं? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक पदार्थ। जिसको बाईं तरफ घुमाने वाले
समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं तरफ घुमाने वाले पदार्थ को वाम ध्रुवण गुणक पदार्थ कहते हैं। इसे L या माइनस से दर्शाते हैं। तथा जब पदार्थ का नाम लिखेंगे और उसकी प्रकाशिक समावयवता लिखेंगे तो उसके नाम के पहले L या माइनस से लिखेंगे। अभी आपको मैं बताता हूं किस तरह इसको हम प्रदर्शित करेंगे, एक बार लिख लें। और वह पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं तरफ घूर्णित कर देता है, उसे दक्षिण ध्रुवण गुणक पदार्थ कहते हैं तथा इसे D या प्लस से दर्शाते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है विशिष्ट घूर्णन। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि मान लो ये समतल ध्रुवित प्रकाश है, इसको जब किसी नली में से गुजारा, नली के अंदर कौन है पदार्थ है, उस पदार्थ का विलयन होता है। इस विलयन में से जब हम इसको गुजारते हैं तो दो संभावनाएं बनती है, तीन संभावनाएं हमारे पास में बनती है। अभी एक बार दो संभावनाएं हम ले रहे हैं। हो सकता है कि ये प्रकाश इस दिशा में बाईं तरफ घूम जाए, हो सकता है कि ये प्रकाश दाईं तरफ घूम जाए। तो मान लो पहले प्रकाश ये था, तो ये देखो यहाँ पर एक कोण बन गया, ये कोण बन गया। पहले ये था, ये कोण बन गया है, ये कोण बन गया। ये कोई ना कोई कोण होगा। तो आप देख सकते हैं कि पहले समतल ध्रुवित प्रकाश था, इसको जब इस नली में रखे हुए पदार्थ में से गुजारा तो इस पदार्थ ने क्या किया, इसको विशेष कोण पर मोड़ दिया। ये कोण कम या ज़्यादा हो सकता है, बाईं तरफ घूमेगा उसका कुछ न कुछ कोण कम ज़्यादा हो सकता है, दाईं तरफ घूमेगा उसका कोई कोण है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। तो इसको प्रकट करने के लिए तो जितने कोण पे ये कोई घुमाया जाता है, मान लो ये मैं कह रहा हूँ कि इसने 20 डिग्री पे घुमा दिया, मान लो इसने इसको 30 डिग्री पे घुमा दिया, मान लो, तो ये जो कोण बना है जो समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी पदार्थ ने बाईं तरफ घुमा दिया, कितने डिग्री से घुमा दिया, 20 डिग्री से, तो यह उसका क्या हो जाएगा, घूर्णन कोण हो जाएगा। और यह भी क्या हो गया, उसका घूर्णन कोण हो गया। क्लियर है आपको?
कोई भी पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी विशेष कोण से दाईं या बाईं तरफ घुमा देता है, वह जितने डिग्री उसको घुमाता है वह उस पदार्थ का एक घूर्णन कोण होगा। अब अलग अलग पदार्थ होते हैं उनका घूर्णन कोण अलग अलग होगा, और उनकी तुलना करने के लिए हम एक विशेष कोण का उपयोग करते हैं जिसको हम बोलते हैं विशिष्ट घूर्णन कोण या विशिष्ट घूर्णन। विशिष्ट घूर्णन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, ये जो पदार्थ इस नली में डाला गया था, मैं इसको यहाँ दोबारा से बना रहा हूँ। ये कोई मान लो नली थी, इस नली में हमने कोई पदार्थ डाला हुआ है। पहली बात है, क्योंकि समतल ध्रुवित प्रकाश है, आपने पढ़ा होगा प्रकाश कई रंगों का होता है, कई क्षेत्रों में बंटा होता है, पराबैंगनी, अवरक्त किरणें, रेडियो तरंगें, दृश्य प्रकाश, अल्ट्रावायलेट, ये सभी प्रकाश अलग अलग हैं। तो जो विशिष्ट घूर्णन कोण होगा या घूर्णन कोण होगा वो उस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा पर निर्भर करता है कि उस आने वाले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अर्थात लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं वह कितनी है। दूसरा, टेम्परेचर, ताप पर निर्भर करता है कि इस विलियन का ताप कितना है। अगर हमने कमरे के ताप पर रखा है तो कमरे का ताप कितना है। आज हो सकता है 10 डिग्री है, कल 15 हो सकता है। तो टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर होगा। अब ताप, आपको पता है जब ताप बढ़ता है तो अणुओं के बीच दूरी बढ़ती है। मान लो ये हमारा समतल ध्रुवित प्रकाश था, ये इस नली में प्रवेश करेगा। इस नली के प्रवेश के समय हमने ये देखना है कि समतल ध्रुवित प्रकाश का क्या तरंग दैर्ध्य किस प्रकार का है, उस पदार्थ का ताप कितना है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, उस पदार्थ का ताप। क्योंकि अगर ताप बढ़ता है तो ये जो कण है, इन कणों के बीच दूरी बढ़ती है, और जितनी दूरी बढ़ेगी उतना प्रकाश क्या होगा, कम कोण से मुड़ेगा। प्रकाश का परावर्तन आप 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास में आप पढ़ के आते हो, प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। तो क्योंकि ये कण है, जब प्रकाश इसमें से गुजरता है तो जितने ज़्यादा कण पास पास में होते हैं उतना ज़्यादा ये प्रकाश को मुड़ने की संभावना बढ़ती है। और जितना ज़्यादा क्या होगा, ये प्रकाश के कण इस पदार्थ के कण दूर दूर होंगे, उतना ये प्रकाश आसानी से निकलेगा, कम कोण से विचलित होगा। तो अब ये आपको समझ में आ गई होगी कि ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों के बीच दूरी बढ़ती है, जिसको मैं देसी भाषा में कहूँ तो छीड़ हो जाती है। तो ये प्रकाश आसानी से निकल सकता है, कम कोण से विचलित होगा। लेकिन अगर ताप कम है तो ये कण पास पास होंगे तो इस प्रकाश को गुजरने के लिए रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि मैं किधर से निकलूं। तो ये अलग अलग कोणों से विचलित होगा और बाहर निकलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इसका घूर्णन कोण है वो तरंग दैर्ध्य पर डिपेंड करेगा, ताप पर डिपेंड करेगा। एक होता है ये पदार्थ है, हमने जिसको पानी में घोल करके विलियन बनाया, क्योंकि ये पदार्थ ठोस नहीं है, इसका विलियन बनाया जाता है। तो विलियन की एक सांद्रता होती है जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, सांद्रता। आपको यहाँ पर जो सांद्रता लेनी है वो सांद्रता हम लेते हैं ग्राम प्रति मिलीलीटर, क्योंकि लगभग 10 मिली का घोल होता है। 10 मिली का घोल होता है तो उसमें कुछ ग्रामों में ही हम मात्रा घोल सकते हैं उस पदार्थ की। तो तरंग दैर्ध्य पे डिपेंड करता है, ताप पे डिपेंड करता है, सांद्रता पे डिपेंड करता है। और ये जो नली है, ये नली छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन हमने जब तुलना करनी है, विशिष्ट घूर्णन कोण में तुलना करनी है, तो ये जो लंबाई है, इस नली की जो लंबाई है, इस नली की लंबाई को मैं अगर D से रिप्रेजेंट करूं तो ये D है।
दूरी कह सकते हो, लंबाई L से लिख सकते हो, D से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। अगर D नहीं आता है तो आप L भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। इसकी जो लंबाई ली जाती है, क्योंकि नली ज़्यादा बड़ी नहीं होती, इसकी लंबाई हम लेते हैं डेसीमीटर में। देखो तरंगदैर्ध्य आपको पता ही है प्रकाश की तरंगदैर्ध्य होती है, इस तरह से हमारा प्रकाश आता है। तो इसके उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बीच की यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसकी तरंगदैर्ध्य है। ताप होता है इसकी, जिस ये जो प्रयोग कर रहे हैं उस समय ताप कितना है, सांद्रता कितनी है, इस पदार्थ को जब हमने विलयन के रूप में लिया तो उसकी सांद्रता कितनी है, इस नली की लंबाई को हम D से रिप्रेजेंट करें तो लंबाई हमने डेसीमीटर में लेनी है। तो ये जो हमारा विशिष्ट घूर्णन कोण होगा, जिसको हम अल्फा से लिखेंगे, इस तरह से ब्रैकेट में लिखोगे बड़े ब्रैकेट के अंदर, यहाँ T और यहाँ लैम्डा। T यहाँ टेम्परेचर को बताता है, लैम्डा यहाँ उस प्रकाश किरण की तरंगदैर्ध्य को या तरंग लंबाई को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ हमने लिखना है प्रेक्षित कोण। ये किसके बराबर होगा? प्रेक्षित कोण। प्रेक्षित कोण का मतलब प्रेक्षित घूर्णन कोण, सॉरी, प्रेक्षित घूर्णन कोण। प्रेक्षित घूर्णन कोण का मतलब है यहाँ पर समतल ध्रुवित प्रकाश और बाईं तरफ घूर्णन करने वाला कोण, इनके बीच में कितना डिग्री का कोण बना है। यह हम कह सकते हैं कि इस पदार्थ ने उसको कितने डिग्री घुमा दिया समतल ध्रुवित प्रकाश को, और वो हमें दिखाई देगा। दूरबीन के द्वारा हम उसको देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम उसको देखते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रेक्षित घूर्णन कोण, जो हमें दिखाई देगा। और लंबाई लेते हैं, किसकी लंबाई लेते हैं? लंबाई हम लेते हैं नली की, और वो कितनी लेते हैं? डेसीमीटर में। किस में लेते हैं? डेसीमीटर में। गुणा सांद्रता। सांद्रता आपको किसकी लेनी है? पदार्थ की। किस मात्रक क्या होगा उसका? ग्राम प्रति मिलीलीटर। तो इस प्रकार से आप इस सूत्र की सहायता से विशिष्ट ध्रुवण कोण या विशिष्ट घूर्णन, ध्रुवण घूर्णन का मान आप ज्ञात कर सकते हो। आपको यदि प्रेक्षित घूर्णन कोण पता है, उस नली की लंबाई पता है, और उस पदार्थ की जो उसको घूर्णित करा रहा है प्रकाश को, उसकी सांद्रता यदि आपको पता है, तो आप विशिष्ट घूर्णन ज्ञात कर सकते हो। माना हमने जो नली की लंबाई है, जिसमें हमने कोई पदार्थ घोल रखा है, वो हमने 1 डेसीमीटर ले लिया। उसकी लंबाई कितनी ले ली? 1 डेसीमीटर। और उसकी सांद्रता, पदार्थ की सांद्रता, यहाँ लिख दूँ, पदार्थ की सांद्रता हमने ले ली 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। अर्थात 1 मिलीलीटर के अंदर 1 ग्राम कोई पदार्थ घुला हुआ है। दोनों एक एक मान ले लिए तो आपको पता है, यदि हम इस सूत्र में यदि हम मान रखें, देखिए इसके आगे लिख रहा हूँ, इस सूत्र में यदि हम मान रखें तो प्रेक्षित घूर्णन कोण मान लो, प्रेक्षित घूर्णन कोण यहाँ से हम ले रहे हैं, मान लो 20 डिग्री था। ठीक है, यहाँ से हमने मान लिया कि ये 20 डिग्री था, हमने ऊपर लिख दिया। लंबाई हमने कितनी ली है? देखो इसकी नली की लंबाई 1 डेसीमीटर, हमने यहाँ 1 लिख दिया। सांद्रता हमने कितनी ली है? ग्राम प्रति लीटर में 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर, तो हमने 1 लिख दिया। तो हमारा आंसर कितना है? 20 डिग्री। जो यहाँ से घूर्णन कोण था वही हमारा क्या बन गया? विशिष्ट ध्रुवण बन गया या विशिष्ट ध्रुवण कोण बन गया। अर्थात यदि हम लंबाई, नली की लंबाई 1 डेसीमीटर लेते हैं और सांद्रता 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर लेते हैं, तो किसी भी पदार्थ का जो ध्रुवण घूर्णन कोण होता है वही उसका विशिष्ट ध्रुवण कोण बन जाएगा।